Hello everyone, welcome to the Manulo classes in the session of daily news analysis. Today is 16th of November 2024. I am Naresh Sharma and going to discuss with you the current affairs of the day. So first of all, we will have some questions based on the previous day session. In the last session, we discussed about the Booker Prize. So let's have some questions to revise this portion, that is regarding Booker Prize. So, who won the 2024 Booker Prize for her novel Orbital? So, this person was कौन? Samantha Harvey. ये पर्सन है जिन्होंने ये नोवेल राइट किया और उसके लिए उनको बुकर प्राइज 2024 का मिला. What is the novel Orbital about? ये जो नोवेल ऑर्बिटल है ये किसके बारे में है ना? इट इज ऑल अबाउट व्हाट. अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी फ्रेम हो सकता है कि जिन पर्सन को ये बुकर प्राइज मिला है उनको कौन से नोवेल के लिए मिला है. तो ये मिला है ऑर्बिटल के लिए. अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि इस ऑर्बिटल में ऐसा क्या लिखा है, इसकी थीम क्या है. सो इसकी थीम है अ डे ऑन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. सो स्पेस स्टेशन में एक दिन, वहां से उसके बारे में ये सारी की सारी कहानी इसमें रहती है. नेक्स्ट है व्हेन वाज ऑर्बिटल रिटन. सो देखो, मैंने आपको लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि इन्होंने ये तब लिखा जब कोविड का लॉकडाउन लगा हुआ था. बाकी सारी दुनिया जो है टीवी देख करके या अदर वर्क में अपना टाइम को कंज्यूम कर रहे थे या वेस्ट कर रहे थे या इन्वेस्ट कर रहे थे या यूटिलाइज कर रहे थे, लेकिन उन्होंने इस लॉकडाउन के टाइम को इतना एफिशिएंटली यूज किया कि आज इनको बुकर प्राइज मिला. What did the judges praise about Orbital? सो ऑर्बिटल के बारे में जजेस ने क्या कहा जिन्होंने बुकर प्राइज के लिए इनको सिलेक्ट किया. इसमें था द इंटेंसिटी ऑफ अटेंशन. इट मीन्स ये बुक इतने अच्छे से लिखी गई है कि इसमें इतनी गहरी अटेंशन है, इतना गहरा इंटेंसिटी के साथ में इसमें कंसंट्रेशन लोगों का बनता है. किसके बारे में? टू द फ्रेजाइल वर्ल्ड एंड द ह्यूमन एक्सपीरियंस. जब जिस तरह से उन्होंने स्टोरी को बनाया है उससे ये लगता है कि ये वर्ल्ड है कितना फ्रेजाइल है, कितना क्षणिक है. मीन्स कभी क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं. व्हाट इज द बुकर प्राइज? इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये बुकर प्राइज है क्या? सो लेट्स हैव द आंसर. देखो, ये एक प्रेस्टिजियस लिटरेरी अवार्ड है. कैसा? लिटरेरी अवार्ड. और ये मिलता है इंग्लिश में लिखे गए किसी भी बेस्ट नोवेल को. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हेन वाज द बुकर प्राइज एस्टैब्लिश्ड. सो बुकर प्राइज का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1969 में और तब से आज तक ये एनुअली कंटिन्यूस है. व्हाट इज द इंटरनेशनल बुकर प्राइज? इन द लास्ट डे सेशन आई डिफरेंशिएटेड बिटवीन बुकर प्राइज, मान बुकर प्राइज एंड इंटरनेशनल बुकर प्राइज. हमने तीनों में डिफरेंस किया था. तो बुकर प्राइज की जो बात हो रही थी, हमने कहा था कि इसका नाम बीच में काफी टाइम तक मैन बुकर प्राइज रहा है क्योंकि एक फर्म हुआ करती थी जो इसको स्पॉन्सर करती थी, तो उसी के नाम पर ये पड़ गया था. नेक्स्ट है इंटरनेशनल बुकर प्राइज. देखो, इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो मेन वर्क है वो किसके लिए है? ये ट्रांसलेशन पर फोकस करता है. मींस एन अवार्ड फॉर ट्रांसलेटेड फिक्शन के लिए. जो ट्रांसलेटेड फिक्शन होता है उसको इंग्लिश में जब ट्रांसलेशन किया जाता है तो उनको मिलता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज. सो दिस इज द इंटरनेशनल बुकर प्राइज. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रिसीव्स द 50,000 यूरो प्राइज इन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज. अब देखो, यहाँ बात करें कौन सी की? इंटरनेशनल वाले की. सो इंटरनेशनल बुकर प्राइज जब किसी को मिलता है तो एक्चुअली इसमें जो 50,000 यूरो का जो प्राइज होता है, प्राइज मनी जो होता है, उसको दो पार्टीज में डिवाइड कर दिया जाता है. एक तो ऑथर, जो ओरिजिनल ऑथर होता है जिसने वो नोवेल लिखा हो किसी भी लैंग्वेज में, और नेक्स्ट पर्सन वो होता है जिसने उस नोवेल को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया. सो इसका जो मनी है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है 50% के शेयरिंग में. अब हम चलते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर पर. अभी रिसेंटली फिर से क्या आया है, एक प्रॉपर बना करके गाइडलाइंस जो है आई है कोचिंग सेक्टर के लिए, और स्पेशली ये कई सारे पॉइंट्स पर हैं, लेकिन इसमें मेन वर्क इस बार जो फोकस किया गया है वो है मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट. हम देखते हैं कि कोचिंग इंडस्ट्री में आजकल जो एडवर्टीजमेंट है वो बहुत ज़्यादा मिसलीडिंग होता जा रहा है.
उसी को लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व हुई है और सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो हमारी है उसने अभी इश्यू की है कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस टू एड्रेस द इश्यू ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स इन द कोचिंग सेक्टर। सो जो कोचिंग इंडस्ट्री है, कोचिंग सेक्टर है, उसमें बहुत सारे मिसलीडिंग जो एडवर्टीजमेंट्स होते हैं उनको डील करने के लिए क्या है ये सब कंटेक्स्ट, आओ थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये जो गाइडलाइंस हैं उनको ड्राफ्ट किया गया है इन द वेकअप ऑफ ग्रोइंग कंसर्न्स अबाउट फॉल्स मिसलीडिंग क्लेम्स। बहुत सारे मिसलीडिंग क्लेम्स होते हैं, एग्जैजरेटेड सक्सेस रेट्स शो किया जाता है, अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं स्टूडेंट्स के साथ में। उनको डील करने के लिए होता है ना कई बार कि किसी एक इंस्टीट्यूट से 5% सिलेक्शन हुए, बढ़ा करके उनको इंक्रीज करके बता दिया कि 50% हमारे यहाँ से सिलेक्शन हुए हैं। और भी ऐसी कई सारी चीज़ें आती हैं बहुत सारी अदर कोचिंग्स में जहाँ पर इन चीज़ों को फेयरली शो नहीं किया जाता। स्पेशली जो ये बात यहाँ पर हो रही है ये उठ कर के आई है यूपीएससी की वजह से, कि मीन्स यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनको लेकर के सारी चीज़ें स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट है सच प्रैक्टिसेस हैव बीन फाउंड मिसलीडिंग स्टूडेंट्स। तो इनकी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं वो मिसलीड होते हैं, वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, उनके डिसीजन इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, ठीक है, उनको और गिविंग फॉल्स गारंटीज एक्सेट्रा। तो इनको जब बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिसलीडिंग दी जाती है तो बच्चे क्या करते हैं, एक छोटी छोटी रील देख करके यूपीएससी की प्रिपरेशन के नाम पर अपने गांव से कई बार अपने फादर की प्रॉपर्टी सेल करके, अपनी माता की जो है माँ की जो ज्वेलरी होती है उसको सेल करके लोग पहुंच जाते हैं दिल्ली प्रिपरेशन के लिए। लेकिन जो सच्चाई होती है उनको एंड तक पता ही नहीं चलती जब तक उनके 5 6 10 ईयर्स निकल चुके होते हैं। तो उन सब की वजह से गवर्नमेंट का ध्यान इस इंडस्ट्री पे गया तो उसमें फिर सारी ही कोचिंग इंडस्ट्री की बात होने लगी। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इन द गाइडलाइंस, इनमें कुछ डेफिनेशन उन्होंने दी है। क्या कोचिंग में, क्या कौन है कोचिंग, कौन है, तो इसमें इंक्लूड होगा कि कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट जो एकेडमिक सपोर्ट देता हो, इम्पार्टिंग एजुकेशन प्रोवाइड कराता हो, गाइडेंस प्रोवाइड कराता हो, इंस्ट्रक्शंस देता हो, स्टडी प्रोग्राम चलाता हो, ट्यूशन सेंटर चलाता हो, एनी अदर एक्टिविटी ऑफ सिमिलर नेचर, ऐसे नेचर की कोई भी एक्टिविटी अगर वो रन कराता हो, बट डज नॉट इंक्लूड, देखो लेकिन इसमें क्या इंक्लूड नहीं है, काउंसलिंग। बहुत सारे बच्चे काउंसलिंग के लिए जाते हैं एक्सपर्ट्स के पास में, स्पोर्ट्स में कोचिंग लेने जाते हैं वो नहीं है, डांस की कोचिंग लेने जाते हैं वो नहीं है, थिएटर जाते हैं थिएटर की प्रैक्टिस करते हैं, एक्टिंग की वो नहीं है, और ऐसी अदर क्रिएटिव एक्टिविटीज चाहे उसमें वो फाइन आर्ट्स हो गया, आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया, डांसिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, म्यूजिक हो गया, उन सब के लिए इसको इसमें काउंट नहीं किया गया है। तो ये हो गया आपकी कोचिंग। अच्छा, ये कैसी कोचिंग्स पर ये गाइडलाइंस जो है इम्प्लीमेंट होंगी, तो कोचिंग सेंटर, किसको इसमें कोचिंग सेंटर में काउंट करेंगे हम, इंक्लूड्स अ सेंटर इस्टेब्लिश्ड किया गया हो, चल रहा हो पहले से, अब चल रहा हो, एडमिनिस्टर्ड बाय अ पर्सन, बहुत सारे पर्सन चलाते हो, टू मीट टू मोर देन 50 स्टूडेंट्स। हाँ, उसमें मोर देन 50 स्टूडेंट्स होने चाहिए, ये नहीं कि कोई घर पर लेडी बैठ करके 5 बच्चों की टीचिंग प्रोवाइड करा रही है, ट्यूशन प्रोवाइड करा रही है, वो इसमें काउंट नहीं होंगे। ठीक है, बाकी इन सारी चीजों को एंडोर्स करने के लिए भी हमारे पास पहले से रूल्स हुआ करते थे। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं कि इसमें एक्चुअल में गाइडलाइंस क्या क्या है। पहली गाइडलाइन, रेगुलेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट, मींस अब जो एजुकेशन इंडस्ट्री है, कोचिंग सेंटर्स हैं, उनका जो एडवर्टीजमेंट होगा उसको रेगुलेट किया जाएगा प्रॉपर। ये नहीं कि अपनी मनमर्जी से कुछ भी एडवर्टाइज कर दिया। गाइडलाइंस एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स फ्रॉम मेकिंग फॉल्स क्लेम्स। अब जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो फॉल्स क्लेम्स नहीं कर पाएंगे रिलेटेड टू व्हाट, ये देख लेते हैं अभी कि किस किस के से रिलेटेड में। सो एक सबसे पहला है कि कोर्स इज ऑफर्ड, कोर्स हो सकता है ऑफर किए जाते हो, कुछ दिखा दिया कुछ। देयर ड्यूरेशन, ड्यूरेशन के बारे में कई बार कोर्सेज में इश्यूज होते हैं। फैकल्टी की क्वालिफिकेशंस को लेकर के कई बार मिसलीड किया जाता है। फीस को लेकर के कई बार बताया कुछ जाता है, बाद में जब टाइम आता है तो बच्चों से एक्स्ट्रा पेमेंट वगैरह बहुत सारी कोचिंग्स में लिए जाते थे। रिफंड के लेकर के पॉलिसीज, बच्चे एडमिशन ले लेते हैं, बाद में अगर वो छोड़ना चाहते हैं कोचिंग को तो उनको लेकर के रिफंड का क्या इशू है। अभी लखनऊ में एक बड़ी कोचिंग का वहाँ पर इशू आया था और ऐसा ही कोई रिफंड का इशू था, बाद में उसको जो है एफआईआर वगैरह करा करके लूट के रूप में दिखाने की कोशिश की थी उस कोचिंग सेंटर के ऑनर ने। ठीक है, सो ये ऐसे इश्यूज को इसमें अब डील किया जाएगा।
सिलेक्शन रेट, है ना, होता है ना, स्टूडेंट्स हमारे यहाँ मीन्स किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, अब सिलेक्शन हुआ 15 का, मान लो किसी कोचिंग में, और बता दिया उन्होंने 500 का, तो वो सब नहीं। सक्सेस स्टोरीज को आपको करेक्ट बताना होगा, एग्जाम में रैंक्स जो आई है उनको क्लियर बताना होगा, जॉब सिक्योरिटी प्रोमिसेस क्या होंगे वो सब आपको बताना होगा, मीन्स जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनको, अश्योर्ड एडमिशंस, हाई एग्जाम स्कोर्स, गारंटीड सिलेक्शंस, प्रमोशंस, ऐसी चीजों को क्लियर करके बताना होगा कि आप अगर ये बोल रहे हैं कि गारंटीड सिलेक्शन हम करवा करके ही मानेंगे। अभी जो है हम कई जगह पर देखते हैं, आपने भी देखा होगा कई जगह पर कि सिलेक्शन को लेकर के, जैसे मान लो पीसीएस हो गया और अदर गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह हो गई, उनकी जो कोचिंग्स हैं उनमें कई बार क्या करते हैं, सिलेक्शन की गारंटी दे देते हैं, है ना, और फिर उसमें बाद में साइड में एक स्टार बना करके दिखा देते हैं और बाद में बोल देते हैं नहीं हमारी टर्म्स कंडीशन फुलफिल करोगे तब सिलेक्शन। ट्रूथफुल रिप्रेजेंटेशन मीन्स सही से आपको रिप्रेजेंट करना होगा उन लोगों को, कैसे कि मिसलीडिंग रिप्रेजेंटेशंस अबाउट द क्वालिटी और स्टैंडर्ड ऑफ देयर सर्विसेज, उनके बारे में क्लियर बताना होगा कि कैसे क्वालिटी अच्छी है, बेहतर है, जो कि स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट किया जाएगा। कोचिंग इंस्टीट्यूट मस्ट एक्यूरेटली रिप्रेजेंट देयर इंफ्रास्ट्रक्चर को क्लियर बताना होगा, क्या उनके पास में है, क्या उनके पास रिसोर्सेज हैं, क्या फैसिलिटीज हैं, वो सब अब उनको बताना होगा बच्चों को एडमिशंस के टाइम पे। नेक्स्ट आ जाता है कन्वर्जेंस विद नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन, जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होंगे अब उनको कंज्यूमर हेल्पलाइन के साथ में कोऑर्डिनेट करना होगा, मींस कैसे कि एवरी कोचिंग सेंटर विल बी रिक्वायर्ड टू पार्टनर विद द नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन, मेकिंग इट इजियर फॉर स्टूडेंट्स टू रेज कंसर्न। मीन जब इसके साथ में कोचिंग सेंटर्स अटैच हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो वो स्टूडेंट्स, उस कोचिंग के स्टूडेंट्स फिर इस नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर इजीली कंप्लेन वगैरह कर पाएंगे, अपनी बात को वहां पे रख पाएंगे, तो ये भी अभी हो गया है। फेयर कॉन्ट्रैक्ट्स, स्टूडेंट्स के साथ में कॉन्ट्रैक्ट्स को बिल्कुल फेयर रखना होगा, उसमें टर्म्स कंडीशंस को हिडन नहीं रखना होगा, ओपनली वो सब बताना होगा। नो क्रिएशन ऑफ फॉल्स अर्जेंसी, कई बार क्या होता है बहुत सारी कोचिंग्स इंस्टीट्यूट्स क्या करते हैं, एक ऐसा अर्जेंसी शो कर देते हैं कि बहुत स्टूडेंट्स को जल्दी में फटाफट से एडमिशन ले लिए जाए या फॉल्स प्रॉमिस कर दिए जाए, कैसे टू एड्रेस कॉमन प्रैक्टिसेस इन कोचिंग दैट क्रिएट फॉल्स अर्जेंसी, जैसे दिखा देते लिमिटेड सीट्स, स्कैरसिटी सच एज सजेस्टिंग लिमिटेड सीट्स, ओवर स्टेटिंग डिमांड कि बहुत ज़्यादा डिमांड की वजह से ओनली 30 डेज तक एडमिशन्स ओपन रहेंगे, या ऐसा कुछ जो चलती है उस पर भी इन्होंने जो है कंट्रोल किया। एनफोर्समेंट एंड पेनल्टीज, अब अगर ऐसी गाइडलाइंस वगैरह को फॉलो नहीं किया जाएगा तो उन पर क्या किया जाएगा, फिर एनफोर्समेंट किया जाएगा और पेनल्टीज भी लगाई जाएंगी। एनी वायलेशन ऑफ दीज गाइडलाइंस विल बी ट्रीटेड एज ए कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का जो एक्ट है इसका कॉन्ट्रावेंशन माना जाएगा, और सेंट्रल अथॉरिटी हैज द पावर टू टेक स्ट्रिंजेंट एक्शंस अगेंस्ट ऑफेंडर्स इंक्लूडिंग इम्पोजिंग पेनल्टीज, तो उनके अगेंस्ट में फिर एक्शंस भी होंगे और सारा का सारा एक्शन इस एक्ट के अंदर में जो अथॉरिटीज हैं वो लेंगी। इन सारी चीज़ों को डील करने के लिए हमारे पास में क्या जो है लीगल अमेनिटीज हैं, तो हमारे पास में है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। देखो इससे पहले एक एक्ट हुआ करता था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इसको रिप्लेस करके हमारे पास में आ गया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ये नया जो एक्ट है वो रिकॉग्नाइज करता है ऑफेंसेस को सच एज प्रोवाइडिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग क्वांटिटी, क्वालिटी, किसी गुड के बारे में, सर्विस के बारे में, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट वगैरह, इन सारी चीज़ों को इस एक्ट में डील किया गया है। एक्ट केम इनटू फोर्स 2020 में, ये एक्ट जो है एनफोर्स हो गया वेरियस नोटिफिकेशंस वगैरह के थ्रू, और इसके थ्रू बनाई गई सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी स्पेशली कंज्यूमर्स के लिए बना दी गई, वो कंज्यूमर्स के राइट्स को लेकर के काम करेगी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, इसके पास में बहुत सारी पावर्स हैं इस एक्ट के अंदर में। क्या क्या कर सकती है ये अथॉरिटी, कंडक्ट इन्वेस्टिगेशंस कर सकती है इनटू वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स एंड इंस्टीट्यूट कंप्लेंट्स, कंप्लेंट कर सकती है, उनका प्रोसिक्यूशन कर सकती है, इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। ऑर्डर रिकॉल ऑफ अनसेफ गुड्स एंड सर्विसेज, कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसी कंपनी ने लॉन्च कर दिया बाद में पता चला
कि वो अनसेफ है सोसाइटी के लिए तो उस प्रोडक्ट को बंद करवा सकती है, मार्केट में जो सेल में चला गया उसको वापस जो है रिकॉल करवा सकती है। ऑर्डर डिसकंटिन्यूएशन ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, इसको लेकर के ऑर्डर दे सकती है इन सारी चीज़ों को बंद कराने के लिए। इम्पोज पेनल्टीज ऑन मैन्युफैक्चरर्स, एंडोर्सर्स, पब्लिशर्स ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, आपने सुना होगा। तो ये भी रूल्स आ गए थे कि जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज कुछ चीज़ों को प्रमोट करते हैं, है ना, पैसा लेते हैं उसका, फिर प्रमोट कर देते हैं, जैसे कि टोबैको कंजम्पशन या कोई शैम्पू हो गया या कोई सोप हो गया, फेस वॉश हो गया, क्रीम हो गई, उनको एंडोर्स कर देते हैं और बाद में पता चलता है कि उनसे लोगों को कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा, गुड इम्पैक्ट, या उनसे नेगेटिव जो है इम्पैक्ट पड़ गया सोसाइटी पर। तो अब ऐसे एडवर्टीजमेंट करने वाले जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं उन पर भी केस रजिस्टर होने के चांसेस बढ़ चुके हैं जब से ये एक्ट आया है। तो ये हो गया हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन को लेकर के। नेक्स्ट अब हम चलते हैं, एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, अगर हम बात करें कि अब काफी फोकस उन्होंने किया है। रिसेंट कॉन्फ्रेंस जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय CSIR NISCPR, ठीक है, इसने एक लॉन्च किया है, कहाँ पर, गुड़गांव यूनिवर्सिटी के साथ में मिल करके। अब इसका सिग्निफिकेंट है सात्विक इनिशिएटिव का कि है क्या। देखो साइंटिफिकली इसका पहले फुल फॉर्म देख लो, सात्विक का, स्वास्तिक, सात्विक नहीं स्वास्तिक, कौन सा स्वास्तिक, जो स्वास्तिक होता है ना, ये स्वास्तिक कुछ कुछ ऐसा होता है या ऐसे करके, ठीक है, ऐसा ही एक स्वास्तिक इसी को बोलते हैं, हालांकि इसका फुल फॉर्म यहाँ पे डिफरेंट है। तो जो है स्वास्तिक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, फुल फॉर्म है इसकी साइंटिफिकली वैलिडेटेड सोसाइटल ट्रेडिशनल नॉलेज। क्या है इसका मेन काम, कि जो इंडिया में बहुत पहले से ट्रेडिशनल नॉलेज चली आ रही है और बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं इंडिया में जिनके पीछे वैलिड साइंटिफिक रीजंस हैं, लेकिन उनको कई बार उन परंपराओं को क्या मान लिया जाता है, बहुत ही ट्रेडिशनल मान करके कहा दिया जाता है, उनको मीन्स क्रिटिसाइज कर दिया जाता है कि ये तो अंधविश्वास है। तो ऐसी चीजों पर प्रॉपर स्टडी करके फिर उसके बारे में ये पता करना, बताना सोसाइटी में कि इसका सोसाइटी में बेनिफिट है और इसके पीछे ये साइंटिफिक रीजंस हैं। तो वैसी चीजों पर क्या होगी, इसमें स्टडी की जाएगी। तो CSIR ने NISCPR के साथ मिलकर के इसको लॉन्च किया है ना। क्या है इसके अंदर, मैंने आपको जस्ट बताया था क्या एम है, अभी आपको दिखा देते हैं कि टू ब्रिज द गैप बिटवीन ट्रेडिशनल नॉलेज एंड मॉडर्न साइंस। तो मॉडर्न साइंस और ट्रेडिशनल नॉलेज के बीच में जो गैप है उसको फुलफिल करना, साइंटिफिक रिसर्च करना, हाईलाइटिंग द साइंटिफिक अंडरपिनिंग्स ऑफ वेरियस ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, जो होती हैं उनका पता करना कि अगर उस समय के लोग आज उन चीज़ों को यूज करते थे, इंडिया में आज तक वो यूज हो रही हैं, तो उनके पीछे क्या साइंटिफिक प्रैक्टिसेस थी। जैसे आप अगर देखोगे तो इंडिया के बहुत सारे घरों में आपको तुलसी का पौधा मिलेगा, वो बहुत बड़ा मैं कहूँ कि एंटीबैक्टीरियल होता है ना, और इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। तो लोग अपने घर में तुलसी का पौधा रखते थे, एक दो पत्ते कभी भी पूरे दिन में उसमें से कंज्यूम हो जाते थे, वो चाय में या खाने में या कभी भी। तो आज उसकी वैल्यू हम पूरे वर्ल्ड में देख रहे हैं कि जितनी कैंसर की दवाएं आ रही हैं मार्केट में, USA वगैरह से, कहाँ से भी, सब में वो तुलसी को यूज कर रहे हैं, पेटेंट करा रहे हैं उसका। वैसे ही हम कई बार नीम के रिगार्डिंग में बातें सुनते हैं, वैसे ही हम बात सुनते हैं पीपल के वृक्ष के रिगार्डिंग में, पीपल जो ट्री होता है। ऐसी बहुत सारी चीजें सोसाइटी में हैं, तो उन पर प्रॉपर रिसर्च करके ये बताना कि उसके पीछे कोई साइंटिफिक वैलिड साइंटिफिक रीजन है या नहीं है। Working. Swastik identifies traditional knowledge practices from various fields, including agriculture, medicine, environment and more. बहुत सारे चीज़ों के पीछे के उस रीजन को पता करना और फिर उनको मार्केट में लेकर के आना। जैसे अभी हम एक बात करते हैं मोस्टली कि जो बुजुर्ग उस समय के ओल्ड एज पीपल थे, हमको बताते थे कि तांबे के लोटे में पानी पिया करो, ठीक है। अब हम देखते हैं उन्हीं चीज़ों को कि जो मार्केट में RO आ रहे हैं वाटर प्योरिफिकेशन के लिए, उन सब में कॉपर अंदर जो है यूज हो रहा है, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि कॉपर बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है, इम्यूनिटी के लिए, आई साइट के लिए, स्टमक के लिए, हेल्थ के लिए, बहुत सारी चीज़ों को इम्प्रूव करता है। वैसे ही हम देखते हैं कि हमारे आयुर्वेद की अगर हम बात करते हैं तो उसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमने कोविड में यूज किया, चाहे वो अश्वगंधा हो,
है ना। ऐसी बहुत सारी चीजें, तो उन पर यहाँ पर क्या होगा, प्रॉपर रिसर्च होगा और सोसाइटी के सामने उस सब चीज को लेकर के आएंगे कि ये चीज कंटिन्यू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो क्या उसके पीछे वैलिड साइंटिफिक रीजन है, उन सबको लेकर के। एक्सरसाइज पूर्वी प्रहार, ये एक नई न्यूज है हमारे पास में, करंट अफेयर है। इसको लॉन्च किया है किसने, इंडियन आर्मी इज कंडक्टिंग अ हाई इंटेंसिटी ट्राई सर्विस एक्सरसाइज। इट मींस ये केवल इंडियन आर्मी की एक्सरसाइज नहीं है, ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है। इस मींस इसमें आर्मी है, नेवी है और एयरफोर्स है, ये तीनों का ही ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, एक मिक्स्ड है। नाम है उसका पूर्वी प्रहार। द फॉरवर्ड एरियाज ऑफ अरुणाचल प्रदेश में इसको कंडक्ट किया जाएगा। और ये एक्सरसाइज एक्चुअली किस चीज को ध्यान में रख करके हो रही है कि जब भी कभी वॉर होते हैं तो तीनों ही जो डिफेंस फोर्सेस होती हैं उनको मिल करके काम करना होता है। ऐसा ना हो कि एयरफोर्स जब ऊपर से बॉम्ब ड्रॉप करे तो नीचे जो आर्मी के जो सोल्जर्स हैं वहां पर कहीं भी फॉरवर्ड कर रहे हैं, वॉर में इन्वॉल्व हैं, या जो है उनकी फ्लैंक्स जितनी भी हैं बटालियंस हैं वो आगे जो है मूव फॉरवर्ड कर रही हैं और उनका बम अपने ही लोगों के ऊपर गिर जाए, तो उन चीज़ों में कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए, प्रैक्टिसेस को अच्छा करने के लिए ऐसी ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज होती है। क्या ऑब्जेक्टिव है इसका, टू होन द कॉम्बैट इफेक्टिवनेस ऑफ इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स एग्जीक्यूटिंग इंटीग्रेटेड जॉइंट ऑपरेशंस, कि जॉइंट ऑपरेशंस कैसे हो सकते हैं उनको एग्जीक्यूट करना, उनको एक जो है कोऑर्डिनेशन में लेकर के आना। क्या इसके फीचर्स हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट, इसमें यूज होंगे नए नए रिकॉग्निशन प्लेटफॉर्म्स होंगे, हेलीकॉप्टर्स होंगे, M777 अल्ट्रा लाइट हॉविट्जर जो तोप होती है जिनको हम कहते हैं, है ना, इन्फेंट्री वाली जो, सॉरी उसकी आर्टिलरी की बहुत सारे वेपन्स होते हैं, तो उनको इसमें यूज करके चेक किया जाएगा। नेक्स्ट है इसमें एम्प्लॉयमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज लाइक स्वार्म ड्रोन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस, है ना, इन सारी चीजों को उसमें यूज करके देखा जाएगा। नेक्स्ट इसका सिग्निफिकेंस हमारे पास में क्या है, डेमोन्स्ट्रेट्स इंडियाज एडवर्टीजमेंट्स इन मॉडर्न वॉरफेयर टेक्नोलॉजी, ये देखना कि हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी को कैसे वॉरफेयर में यूज कर जाते हैं, और एनहांस कंट्रीज एबिलिटी टू एग्जीक्यूट सीमलेस मल्टी डोमेन ऑपरेशंस, एक साथ हम तीनों ही फोर्सेस के ऑपरेशंस बहुत ही सीमलेसली उनको कंडक्ट करा सकते हैं। रीइंफोर्स इंडिया स्ट्रेटेजिक डिफेंस कैपेबिलिटी, जब ये सब हम एक्सरसाइज करते हैं तो अदर कंट्रीज को ये पता चलता है कि भाई इनसे पंगा नहीं लेना है, ये काफी एडवांस है। नेक्स्ट हमारे पास में है अभी लॉन्च हुई एक नया ऑपरेशन जिसका नाम है ऑपरेशन कवच। क्या है ये, दिल्ली पुलिस का एक ऑपरेशन है जिसके थ्रू उन्होंने बहुत सारे क्रिमिनल्स को, आज ही न्यूज देख रहा था तो उसमें अराउंड 700 पीपल को उन्होंने अरेस्ट किया है ना। हालांकि इन्होंने 700 को अरेस्ट किया है, होने को तो इसमें बहुत ज्यादा लोग होंगे, और ये सारे के सारे, ऐसा नहीं है कि दिल्ली पुलिस को या किसी को पहले से पता नहीं था, लेकिन अब जाकर के इन्होंने थोड़ा ये एक्शन लिया है तो अच्छी बात है, और वो है ऑपरेशन कवच। क्रिमिनल्स और जो ड्रग ट्रैफिकर्स हैं उनको अरेस्ट करने के लिए, उनको डिटेन करने के लिए या उनको ठीक करने के लिए। इसको 2023 में इनिशिएट किया गया था, उस समय पर कॉम्प्रहेंसिव इनिशिएटिव है जो को दिल्ली पुलिस ने लॉन्च किया था, एस्केलेटिंग इश्यूज ऑफ ड्रग ट्रैफिकिंग एंड अब्यूज। नेशनल कैपिटल में अगर आप देखें तो मैंने तो कई बार देखा है कि रात के अंधेरे में बहुत सारे जो चरस और ये ड्रग्स की ट्रैफिकिंग करने वाले लोग हैं, इलीगली इसको सेल करने वाले लोग हैं, आपको दिल्ली की लगभग, मैं कह रहा हूँ कि अराउंड 50% कॉलोनीज में कोई ना कोई ड्रग्स को सेल करने वाला मिल जाएगा इलीगली। मैंने कई बार देखा है कि रात के अंधेरे में एक जो है कोई टॉर्च जला रहा है ना, दूसरा उसको इंजेक्शन दे रहा है, तीसरा वो बैठा हुआ है, और ये सब क्या हो रहे हैं, ड्रग्स के इंजेक्शन, कोकीन, स्मैक, चरस, गांजा, अफीम, भांग, जाने क्या क्या मार्केट में चल रहा था। और ये होता क्या है, जो हमारा यूथ होता है उसको अंदर से खोखला कर देता है, एम्प्टी कर देता है। तो ये बड़े लेवल पर इनकी प्लानिंग चलती है सोसाइटी में ड्रग्स को, क्राइम को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। नोट ऑपरेशन कवच इज ऑल्सो एन इनिशिएटिव बाय द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग एंड सिक्योरिंग इंडियाज नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंट। तो एक इसी नाम से ऑपरेशन और भी चलता है जो है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का, जो हमारे नेवी एयरफोर्स वगैरह है उनका, पर्टिकुलरली अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल, चाइना के साथ में जो हमारी लाइन मिलती है वहां पर भी हमारा एक ऑपरेशन चलता है, उसका भी नाम क्या है,
उसका भी नाम कवच है। तो दो चीज़ों ध्यान रखिएगा, एक जो ऑपरेशन है आर्मी नेवी एयरफोर्स वगैरह इनका है, वो है हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास में, जो कि चाइना से हमारा बॉर्डर लगता है, अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन। तो वहाँ पर अपनी जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है उसको ठीक रखने के लिए, अपनी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ हैं उनको स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, तो वो ऑपरेशन कवच अलग है। लेकिन ये रिसेंट वाला दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन है जो कि ड्रग ट्रैफिकिंग को कंट्रोल करने के लिए है, दैट इज ऑपरेशन कवच। सो गाइज, दिस वाज फॉर टुडेज सेशन एंड वी विल मीट अगेन इन अनदर सेशन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।